हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो चैप्टर नंबर जो 2 है कक्षा 10 की जो विज्ञान की, ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और अगर ये वीडियो आगे भी कोई बच्चा देखता हो तो हमेशा ये वीडियो सदाबहार एवरग्रीन है। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं और बार बार आते हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक और वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन है, देखो 2017 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में नहीं आया था तो 24 में 100% आएगा, ये मान के चलिए 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है, पीएच पैमाना क्या है, उदासीन अम्लीय क्षारीय विलयनों के पीएच का मान का परास बताइए। तो पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना होता है, पीएच पैमाना की मदद से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम ज्ञात करते हैं। किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो पैमाना बनाया गया है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पीएच पैमाना कहते हैं। तो यही चीज हमने लिखा है यहाँ पर, पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच के मान निम्नवत होते हैं। ये चित्र बना दोगे, यहाँ 0 से 14 तक लिखोगे। आपको पता है 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल लिखा है ना, आप उदासीन लिख सकते हो। और 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच में क्या होता है? क्षारीय होता है। और अम्ल में क्या होता है? H पॉजिटिव आयन होता है और क्षार में क्या होता है? OH नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, ये आप लिख दोगे। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। हर साल एग्जाम में आता है। उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल को और क्षार को मिलाया जाता है ना, हमारा लवण और जल बनता है। ठीक है, लवण बनाने की अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखा है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये लिख दो, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्षार है NaOH और ये हमारा अम्ल है HCl। ठीक है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaCl, ये क्या है? हमारा लवण है। और क्या बनाएगा? पानी, ये हमारा जल है। एक रिएक्शन याद कर लो, वही बहुत है। मैंने 2 लिख दिए। अगला ले लिया मैंने KOH और HCl को मिलाया तो KCl बना और पानी बना, ये भी याद कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ऐसे बर्तन में रखते हैं जहां पर नमी ना हो, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर नमी के साथ संपर्क में आ जाती है तो वो जिप्सम बना देती है। ठीक है, पत्थर की तरह हो जाता है, ठोस हो जाता है। इसी वजह से उसको हमें नमी से दूर रखना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार है, अगर ये हमारा POP है, ठीक है, और ये हमारी नमी है, ठीक है, पानी है, अगर ये POP नमी के संपर्क में आएगा तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? हाफ H2O, 1/2 H2O होता है। ये अंतर होता है दोनों में। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे फिर से हमें POP मिल जाएगा। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दिया हो रहा है? ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है, हर साल आता ही आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एसिडिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते तो क्या होता है? ये हमारा एसिडिक अम्ल है। और देखो, जब भी अभिक्रिया लिखोगे वो अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। और इनको याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कोई नया नहीं आता है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी विगत वर्षों में पूछे गए हैं ना, वही क्वेश्चन ही आपको देखने को इस साल भी मिलेंगे। इसीलिए जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर टीचर, हर कोई बड़ा इंसान आपको जरूर बोलेगा कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर बना के जाना। ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। देखो, जब हमारा एसिडिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? CH3CONA। ठीक है, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। नेक्स्ट,
जब एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा क्या है, एथेनॉल है C2H5OH, और ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है। इसको जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा MnO2 CH3CHO KOH और 2H2O। इसको याद करने का तरीका लिख लिख के याद करो, कॉपी में बार बार लिखो, 10 बार लिखो, 2 बार पढ़ो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एथेनॉइक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये हमारा एथेनॉइक अम्ल है, तो ये बनाएगा CH3CON, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाएगा H2, ये बनाएगा। नेक्स्ट, मीथेन का दहन, मीथेन को जलाना। अगर हम मीथेन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और 2H2O निकलेगा, ठीक है, थोड़ा जल निकलेगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा CSO4, ये बनेगा। तो ये रिएक्शन लिख के याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है लगातार और बार बार आ रहा है, इस साल भी आएगा ही आएगा। पीएच पर न्यूमेरिकल जो प्रश्न है नॉर्मल आते ही आते, हर बार आते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर को अलग से वीडियो भी बना रखा है। पीएच पैमाना लिख कर सर्च करोगे ना, हमारा वीडियो आ जाएगा, उसको मैंने समझाया है कि पीएच पैमाना क्या होता है, कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल भी मैंने अलग से कराए पूरा सॉल्व करके, ठीक है। कह रहे पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है लिखिए, और ये बड़े नंबर में ही आता है, ठीक है। तो देखो पीएच क्या होता है, अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की एक इकाई है, ठीक है। किसी विलयन में जो अगर वो विलयन अम्ल है या क्षार है, उसमें कितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो हम पता करते हैं किससे, पीएच स्केल से, पीएच पैमाने से, कि H पॉजिटिव आयन कितना है, OH नेगेटिव आयन कितना है, वो हम किससे नापते हैं, पीएच स्केल से। अगर पीएच स्केल देखेंगे 7 से कम आ रहा है यानी कि अम्ल है, 7 है तो उदासीन है, 7 से अधिक है तो क्षार है, वो पीएच स्केल भी आप यहाँ बना के दिखा सकते हो, थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। तो इसका जो सूत्र होता है, पीएच जो होता है ना, वो माइनस के लॉग H पॉजिटिव आयन होता है, इसे याद कर लेना। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। ये याद हो या ना हो, लेकिन ये सूत्र याद होना चाहिए। ये लिखो ना लिखो, ये जरूर लिखना है, ये सूत्र लिखोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और H पॉजिटिव आयन किसके बराबर होता है, H पॉजिटिव आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण होना चाहिए। और शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये क्या पता आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए कि शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है, ये आप बोल दोगे, ठीक है। अब आराम से बन गया, इसे लिख लीजिएगा आराम से। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो ना, आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखना, ठीक है। बाकी मैंने चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो इसके ऑलरेडी बना रखे हैं, सभी चैप्टर को पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व इसको बताना है तो ये देख लीजिए, ठीक है। देखो हमारा जो उदर है, उदर बोले तो पेट में स्थित HCl अम्ल, जो अम्ल है हमारे पेट में है ना, एसिड, वो भोजन के पाचन में सहायता करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है। अगर में पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा है ना, तो आपके पेट में दर्द होगी, जलन होगी, और धीरे धीरे ये अल्सर बना देता है पेट में। तो आपको खाना भी वैसा खाना चाहिए जिसका जो ज़्यादा एसिडिक नेचर का ना हो, मतलब जिसमें ज़्यादा मसाले ना हो, जो ज़्यादा जो चिकन मटन है ना जो खाते हो, वो कभी कभार ही सही होता है। डेली अगर कंज्यूम कर रहे हो इन चीज़ों को तो वो आपको नुकसान करेगा, ठीक है बच्चों। कई लोग बोलते हैं ना चिकन ये वो खाने से आप स्ट्रांग बनते हो, ठीक है, वो स्ट्रांग बनाएगा लेकिन अंदर से बहुत चीज़ें डैमेज भी करेगा। जैसे आपका लिपिड प्रोफाइल बेकार कर देगा, आपका LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ा देगा। आपने मुझे देखा होगा, मैं 6 महीने पहले कितना ज़्यादा हेल्दी था, क्योंकि मैं अनहेल्दी खाना बहुत खाता था, ठीक है। जैसे चिकन हो गया, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, बचपन से ही इसी माहौल में बड़ा हूँ। वेजिटेरियन वो लोगों की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी को कोई हेट नहीं है, ठीक है। तो मैंने फिर अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करने के बाद देखा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, और फिर मैंने डिसाइड किया
कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है। ये जो भी मैं खा रहा हूँ ये मैंने 6 महीने से स्किप कर दिया है, खाता ही नहीं हूँ मैं, छोड़ दिया मैं पूरा, बिल्कुल मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं एकदम सिंपल खाना खाता हूँ, घर का खाता हूँ, जिनमें तेल भी कम हो, मसाले ना के बराबर हो, सिंपल खाता हूँ। फ्रूट्स वगैरह लेना शुरू किया है, डेली 1-1.5 घंटा टहल रहा हूँ, चलता हूँ, ठीक है। आजकल आप देख रहे हो खाना बहुत बेकार होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। तो आपको भी अपना ख्याल रखना, खुद का भी रखना, अपने पेरेंट्स का भी रखना। अच्छा खाओ, अच्छा एक्सरसाइज करो, ठीक है, और स्वस्थ रहो जब, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम एंटासिड लेते हैं, प्रति अम्ल लेते हैं। वो क्या होता है, क्षारक होता है जो पेट में जाता है और अभिक्रिया करके हमारा जो पीएच पैमाना घटा हुआ है, जितना घटेगा ना वो, देखो एसिड का लेवल उतना ही बढ़ेगा, तो पीएच को थोड़ा ऊपर उठाता है ताकि वो थोड़ा बैलेंस में आ जाए। मुंह में पीएच का मान अगर 5.5 से कम या अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत के जो मसूड़ है वो कमजोर हो जाएंगे, खून निकलता है, मुंह से बदबू आएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो दांतों की इनेमल है वो घिस जाएंगे, ठीक है, और आप दांतों में झंझनाहटपन महसूस होगा। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है और हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। मधुमक्खी जो डंक मारती है ना उसमें भी एसिड होता है और उसी एसिड के कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। कई पौधों में हानिकारक अम्लों का स्राव होता है, जैसे नेटल एक पौधा है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जिनके जंतु के शरीर में छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, जैसे बिच्छू ने काट लिया हो ऐसा दर्द होता है। तो ये दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। आप अगला क्वेश्चन है कैसे बनाओगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देख रहे हो हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है, और केवल रासायनिक समीकरण ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, इस बार भी आएंगे। कह रहे हैं सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट बनाइए। देखो ये लिखा है, ये लिखो या ना लिखो, ये जरूर लिखना है, ठीक है, ये जरूर लिखना है। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन से हम कैसे याद कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट है, इस पे हम मिला देंगे कार्बन, इस पे हम कार्बन मिला देंगे और फिर क्या बन जाएगा, Na2S और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। फिर हम यहाँ से Na2S को उठाएंगे और उस पर मिला देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बन मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो कि हमें चाहिए, और CaS मिल जाएगा अलग। ये रिएक्शन लिख लिख के याद करनी है, देख रहे हो ना, बार बार पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो जब हम बुझे हुए चूने में यानी कि CaOH का होल्टवाइज में क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है और थोड़ा सा पानी बनता है। ये रिएक्शन लिख के याद करनी है आपको, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे, तो देखो सिंपल सी बात है, हम पहले लेंगे NaCl, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, थोड़ा सा उसमें अमोनिया मिला देंगे, ठीक है, लिख के याद करो। NaCl में हम पानी मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, थोड़ा सा अमोनिया मिलाएंगे तो हमें मिलेगा NH4Cl और NaCO3, ठीक है। NaCO3 को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इसको उठाएंगे और इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, थोड़ा सा पानी अलग हो जाएगा, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन है, आपको लिख लिख के याद करनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देख रहे हो लगातार पूछा जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा को गर्म करने पे क्या होता है। ये हमारा खाने का सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। इसको जब हम गर्म करेंगे, ये जो डेल्टा है ना, ये यहाँ लगाओगे तीर के निशान के ऊपर, तो क्या मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा सा पानी मिलेगा, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, कैसे निकालोगे आप। तो सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट निकालना है तो हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट, उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, NaCO3 मिल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा आराम से, ठीक है जी। नेक्स्ट,
सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है? ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। ऐसे रिएक्शन हर साल एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी आ सकता है। कास्टिक सोडा का उपयोग क्या है? साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में होता है और ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। किसका? कास्टिक सोडा का। और पीओपी का उपयोग तो बच्चा बच्चा जानता है, शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर चढ़ाने में, है ना, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में इसका प्रयोग होता है। दो उपयोग लिख दोगे, आराम से नंबर मिल जाएंगे पूरे। अगला प्रश्न है अम्ल व क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। देखो, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ये हमारा अम्ल है HCl और ये हमारा क्षार है NaOH। क्या बनाएगा? लवण। और क्या बनाएगा? जल। लवण हमारा NaCl हो गया, जल हमारा पानी H2 हो गया। ठीक है, देखो, अम्ल क्षारकों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल बनने की यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल प्लस क्षार, दीर्घ निशान लवण प्लस जल, और ये उदाहरण लिख दोगे। ठीक है, उदाहरण में हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, ये हिंदी लिखो ना लिखो, ये रिएक्शन जरूर लिखना है, ये ध्यान रखिए, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, कह रहे अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है? प्रत्येक एक उदाहरण देकर समझाइए। आधुनिक अवधारणा क्या है? देखो, लगातार पूछा जा रहा है। तो देखो, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा ब्रॉनस्टेड लॉरी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के आधार पर अम्ल वह पदार्थ है जो H पॉजिटिव आयन दे सकता है और क्षार वह पदार्थ है जो H पॉजिटिव आयन ग्रहण कर सकता है, यानी कि OH नेगेटिव आयन ये वाला देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया प्रोटॉन के आदान प्रदान के द्वारा होती है। किसके आदान प्रदान के द्वारा होती है? प्रोटॉन के आदान प्रदान से होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारा HCl है। ठीक है, मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा NaCl, और क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये आप लिख दोगे। इस अभिक्रिया में क्या हुआ? इस अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में कार्य करता है और यह प्रोटॉन H पॉजिटिव ग्रहण करता है। ठीक है, यहां से सोडियम और यहां से HCl ग्रहण करके क्या बनाता है? NaCl बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह प्रोटॉन H पॉजिटिव देता है। और भी कुछ उदाहरण है, ये है, ये अम्ल है, ये क्षार है। कह रहे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। ये प्रश्न बड़े बड़े नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े नंबर में आते हैं। देखो, लगातार पूछा जा रहा है, लगातार और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में एक पेपर के 5 सेट बनते हैं। आप सोचोगे सर ये तो इसमें आया, वो भी तो इसमें, कैसे? क्योंकि 5 सेट बनते हैं, तो आपको कौन सा सेट मिलेगा ये आप पर निर्भर करता है। तो हमें हर प्रकार के प्रश्नों को पढ़ के तैयारी करके जाना है एग्जाम में। ये नहीं कि एक क्वेश्चन ही देख लिया और वही क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा, जरूरी नहीं है। अगर वो वाला तुम्हारे सेट में आ रहा है तो क्या पता ये वाला तुम्हारे दोस्त के सेट में आ जाए, ठीक है, किसी और के सेट में आ जाए, क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग सेट आते हैं। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है और इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, क्या होता है? CaOCl2 होता है। यह एक सफेद दानेदार पाउडर होता है। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है और इसका उपयोग विरंजन में, कीटाणुनाशक में और सफाई के लिए किया जाता है। ये आपको लिखना है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग निम्नलिखित कार्य में किया जाता है। सबसे पहले विरंजन। विरंजन क्या होता है? विरंजन चूर्ण का उपयोग कपड़ों, कागज और अन्य सतहों को विरंजित करने के लिए किया जाता है। यह रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उन्हें हटा देता है।
मतलब सफाई के रूप में किया जाता है। ठीक, फिर कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। इसका उपयोग पानी की सतह और अन्य वस्तुओं को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। यह रोगाणुओं, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारता है। ठीक है, तो जो हमारे फिल्टर वाले पानी आते हैं ना लोग, उसमें क्लोरीन की बदबू आती है। क्यों? क्योंकि उसमें CaOCl2 मिलाया जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है क्योंकि विरंजक चूर्ण एक कीटाणुनाशक है। सफाई में उसका उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग सफाई के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतहों से गंदगी, धूल, अन्य पदार्थों को हटाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है और यह त्वचा, आंखों और श्वास तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग करते समय सुरक्षात्मक उपकरण पहनना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि, दो भौतिक गुण, दो रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। और ये प्रश्न 2022 तक आया है, 23 में नहीं आया था, तो 24 में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, बनाने की विधि क्या है, हम सोडियम कार्बोनेट में HCl मिलाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है और पानी थोड़ा अलग हो जाता है। यह है बनाने की विधि। ये रिएक्शन लिखोगे ना पूरे नंबर मिल जाएंगे। रिएक्शन ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लिखो चाहे ना लिखो, रिएक्शन जरूर लिखना है। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, रिएक्शन जरूर देना है। आप सोचोगे ये मैं हिंदी में लिख दूंगा तो काम चल जाएगा, नहीं, हिंदी में लिखने से भी नंबर नहीं मिलेंगे अगर ये जब तक नहीं लिखोगे। रिएक्शन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में। भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण मतलब जो देखने हमें देख के पता लगता है उसे भौतिक गुण कहते हैं। बेकिंग पाउडर एक सफेद दानेदार पाउडर होता है, यह पानी में घुलनशील है। दो गुण लिखना था, सफेद होता है, दानेदार होता है और पानी में घुल जाता है। ठीक, रासायनिक गुण क्या है, बेकिंग पाउडर एक क्षारीय पदार्थ है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब H2CO3 का विघटित करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है, देखो ये NaHCO3 है, इसमें मैंने थोड़ा पानी मिलाया तो ये क्या बन गया, NaOH बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है, बेकिंग पाउडर का उपयोग केक बनाने में होता है, कुकीज बनाने में होता है, ब्रेड और अन्य बेकिंग सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे ज्यादा उपयोग इसका बेकरी में होता है। ठीक है, खाने का सोडा, कह रहे हैं धावन सोडा बनाने की विधि लिखिए। ठीक है, और इसकी BaCl2SO2 के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो धावन सोडा बनाने की विधि क्या है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, धावन सोडा, ठीक है, तो धावन सोडा बनाने की विधि है सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा। ये हम NaCl है और ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें थोड़ा मैंने पानी मिला दिया तो क्या बन गया, NaHCO3 बन गया। ठीक है, NaHCO3 बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट और जल में विघटित हो जाता है। ये जो मिलेगा ना हमें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको लोगे और उसको आप गर्म कर दोगे तो आपको मिलेगा Na2CO3, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, थोड़ा सा जल मिलेगा। ठीक, अब आपको बोला प्रश्न में बोला है कि अभिक्रिया के बताओ, BaCl2 के साथ अभिक्रिया बताओ। ये हमारा क्या Na2CO3 है, इसको हम BaCl2 के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा Ba और यहाँ से आ जाएगा कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा BaCO3 और यहाँ से Na2 और यहाँ से Cl2 क्या बना देगा, 2NaCl बना देगा। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। SO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये हमारा Na2CO3 है और ये हमारे SO2 है। देखो ये हिंदी याद हो या ना हो, ये रिएक्शन ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस रिएक्शन पे कर रहा हूँ। रिएक्शन से आप हिंदी बना के लिख सकते हो। ठीक है, Na2CO3 जब SO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से Na2 और यहाँ से क्या बना लेगा, SO4 बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा, सोडियम सल्फेट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग कैसा होता है? तो फिनोल्फ्थालीन सूचक का जो रंग होता है ना, वो क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ये क्वेश्चन 2015 में आ रखे हैं और कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न ये जो है ना, यूपी बोर्ड में 20 आएंगे और बाकी बिहार बोर्ड में तो बताएं 80 आते हैं। तो ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है? तो हमारा ये जो KOH होता है ना, ये हमारा प्रबल क्षार होता है। इन सभी की तुलना में हमारा ये जो KOH है, ये हमारा प्रबल क्षार होता है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल H पॉजिटिव आयन जिनमें कम घुलते हैं, तो दुर्बल अम्ल हमारा है HCN। ठीक है, और प्रबल अम्ल पूछता तो HCl प्रबल होता। HCl क्या होता? प्रबल होता। दुर्बल अम्ल पूछा HCN होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल क्यों है? क्योंकि इनके आयनन की मात्रा कम होती है, तभी तो दुर्बल है। अब ज्यादा होगी तो ये प्रबल होगा। ठीक है, अम्ल बोले तो H पॉजिटिव आयन की मात्रा जब इसमें कम है ना, तभी ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं H2S विलयन का pH मान क्या होगा? लगातार पूछा जा रहा है, देख रहे हो कितनी बार लगातार पूछा गया। तो H2S विलयन का pH मान जो होता है अम्लीय होता है। अम्लीय का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, क्षारीय का 7 से ज्यादा होता है और उदासीन का 7 होता है, ये आप जानते ही हैं। अगले प्रश्न में आ जाए, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है बच्चों? 7 से ज्यादा, तो 7 से अधिक। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कर दे रहा है यानी कि वो क्या है? क्षार है, और क्षार का pH मान 7 से ज्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 10 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये जो D 10 सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर इसी प्रश्न को अगर घुमा दिया जाए कि ऐसा नीले को अगर लाल कर देता है, नीले को लाल कर दे रहा है यानी कि वो क्या है? वो है आपका एक अम्ल, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। इसी प्रश्न को घुमाया जा सकता है। कह रहे हैं एक विलयन का pH मान 1 है, यह विलयन क्या होगा? तो ये तो पहले अम्लीय होगा सर, पहली बात तो ये, अगर pH मान 1 है ना, तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और हमारा जो अम्लीय होता है वो क्या होता है? NaCl एक लवण है। ठीक है, और H2SO4 एक अम्ल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, इसका pH मान क्या होगा? नीले को वो लाल कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? अम्ल है। अम्ल है तो ये क्या होगा? 7 से कम होगा, बाकी सारे 7 से ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। कह रहे 10⁻⁻6। ठीक है, MHCl विलयन का pH मान कितना होगा? ठीक है, तो पावर में जो होता है ना 10 की पावर में, अगर माइनस उसको प्लस बना दो तो इसका क्या हो जाएगा? -6 है, तो आंसर हो जाएगा +K6। शॉर्टकट ट्रिक। नेक्स्ट, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻²n है, इसके विलयन का pH मान क्या होगा? 10⁻²2 है, माइनस को क्या कर दो? प्लस कर दो, तो देखो 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ 10⁻² है, इसको क्या कर दो? प्लस कर दो, आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी अगर 10 से ज्यादा आ जाए उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर 10 की घात -7 है, तो क्या होगा? +7 हो जाएगा इसका pH मान। ठीक है, इसका pH मान क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल टेस्ट में कैसा होता है? एकदम उदासीन होता है, मतलब ना अम्ल खट्टा लगेगा ना कड़वा लगेगा, टेस्टलेस होता है, और उसका pH मान कितना होता है? 7 होता है, अगर ये शुद्ध है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक आयन H पॉजिटिव के सांद्रण का जो मूल्य है ना 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है, तो ये कथन सही है। असत्य बताना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयन हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव के सांद्रण का मूल 10⁻⁷ होता है, ये भी सही है। ठीक है, उदासीन घोल के लिए उदासीन का मान pH का मान 7 होता है और pH का मान 0 होता है, ये गलत है, तो स्टेटमेंट C वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक विलयन, देखो 10 की घात -12 आ गया, 10 से ज्यादा आ गया, तो -12 है तो प्लस के 10 उसमें जोड़ दो, क्या बचा? -2, तो माइनस का 2 है तो उसको +2 कर दो। ठीक है, जब भी 10 से ज्यादा हो तो आपको क्या करना है? प्लस के 10 जोड़ देना है।
माइनस का 2 बचेगा, -2 को प्लस कर दो, आंसर आपका 2 आ जाएगा। ये ट्रिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। तो हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साबुन का पानी के 10 मोल होने चाहिए, Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण, ठीक है, अम्ल का गुण होना चाहिए इसमें, तो अम्लीय लवण आपका है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट कह रहे हैं पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण मिलाते हैं उसके अंदर, है ना, और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 मिलाया जाता है पानी को जीवाणु रहित करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो सल्फर डाइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है अम्लीय। एक विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन कैसा होगा? अगर 3 है, 7 से कम है, तो वो क्या होगा? वो होगा अम्लीय। ठीक है, वो क्या होगा बच्चों? अम्लीय होगा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा उसे कहते हैं जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो 5.5 से कम कौन सा है? 5.2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? अगर क्षारक में हल्दी मिला दोगे ना तो वो लाल हो जाएगा, थोड़ा भूरा लाल हो जाएगा, डार्किश लाल कह सकते हो आप। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? तो आधा होता है, CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है शुद्ध इसका? CaSO4 हाफ H2O, आधा होता है, आधा। नेक्स्ट धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? देखो लगातार कितने साल से पूछा जा रहा है, तो इसका नाम होता है धावन सोडे का सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे मीठे सोडे या खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है? तो खाने का सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या 10m है। ठीक है, 10m है, इसकी पीएच का मान क्या होगा? 10 की पावर 1 कर दोगे। ठीक है, प्लस का 1 है तो प्लस के 1 है तो प्लस का 1 है, माइनस का 1 नहीं है। तो प्लस का 1 है तो क्या करेंगे? 10 में से आपको घटा देना है, माइनस के 9 आएगा, -9 को प्लस बना देंगे। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या निकलता है? देखो जिंक क्या है? जिंक एक धातु है। ठीक है, किसी भी धातु पर जब हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा लवण बनता है, धातु लवण बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातु लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन करना है आपको। ठीक है, कॉलम ए में सो देखो प्लास्टर क्या होता है? मूर्ति बनाई जाती है। कास्टिक सोडा से क्या होता है? साबुन का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से हो जाता है आपका एक प्रति अम्ल है पेट में, और ब्लीचिंग पाउडर क्या कीटाणुनाशक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कह रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। अभी लिख के बताया था मैंने आपको, एग्जाम में आता है, पिछले साल पूछा गया है। ठीक है, इनको तैयार कर ही लेना बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमने वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। छाट छाट के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए, छोटे से वीडियो है ये, लेकिन छोटा लेकिन काम का मोटा वीडियो है ये। ठीक है, बाकी मैंने सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, पूरा विज्ञान मैंने पढ़ा दिया है, पूरा गणित मैंने पढ़ा दिया है, सारा कुछ आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे भी आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है।
सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।